नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ बिहार और स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ बिहार के खास कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में। बता दें कि प्राचीन काल से ही पर्यावरण का काफ़ी महत्व रहा है, क्योंकि पर्यावरण के आधार पर ही मानव जीवन आधारित है। इतना ही नहीं, अगर पर्यावरण को देखते हैं तो परि का मतलब चारों तरफ और आवरण का मतलब परिवेश होता है। यानी हम अपने जो चारों तरफ वातावरण देखते हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जैसे जैसे प्राचीन काल से तो हम नदियों को पूजते थे, पहाड़ों को पूजते थे, प्राकृतिक महत्व के जितनी चीज़ें हैं, पेड़ को पूजते थे। पूजने का मतलब यह होता था कि हम उनका संरक्षण करते थे, क्योंकि उनके संरक्षण में हमारी सांस जो है वो दुरुस्त रहती है। लेकिन जो बड़ा सवाल लोगों के सामने आ रहा है वह यह कि जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहरों में कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, कारखाने लग रहे हैं, ज़्यादा वाहनों का प्रयोग हो रहा है, तो प्रदूषण भी धीरे धीरे अनियंत्रित हो रहा है, जो तमाम जीवों के लिए संकट बन रहा है। तो अब इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सुब्रमण्य चंद्रशेखर जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ बिहार के इस कार्यक्रम में। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर पर्यावरण है क्या, उसके संरक्षण की ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और हम कैसे करें। सर, सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताएं, आपके हिसाब से पर्यावरण है क्या? पर्यावरण हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसी को सर्वप्रथम पर्यावरण कहते हैं। इस वातावरण में सिर्फ हमारा हवा या आकाश या कोई भूमि या कोई जल का ही स्रोत का ही नहीं है। इसमें जो जीव जंतु जो इसके साथ जो मिलके जो जी रहे हैं, इसको भी मिला के ही उसको पर्यावरण का शब्द का हम लोग यूज़ करते हैं आज के डेट में। इसमें जो है जैसे जलीय जंतु है उसका वो जो है, फिर वो टेरेस्ट्रियल जो वो ज़मीन में रहने वाले जानवर भी है, जलचर, थलचर, नभचर जी, उसमें जो कुछ पक्षियाँ भी है जी। और हम लोग अगर मानव का अगर शरीर का भी ले लेंगे, शरीर के अंदर भी कुछ वो उसका परिस्थितिकी का तंत्र वो काम करते हैं जी। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। अगर इसमें से एक कड़ी अगर टूट जाते हैं तब वो उसका समस्या शुरू होती है। इसी को लेकर जहाँ वो कड़ी टूटती है उसको हम आगे ना टूटे और उसको रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण के अंदर में जैसे कि जल स्रोतों का संरक्षण हो जाते हैं जी। और जंगल का, जैसे कि उसका टेरेस्ट्रियल जो लैंड में जो भी कुछ भी आते हैं, ज़मीन में जंगल है, नदी है, ये सब चीज़ की होती है। और आकाश में जो भी कुछ भी हम लोग का प्रदूषण का जो वायु प्रदूषण वगैरह का जो नियंत्रित करके करते हैं, उससे हम लोग उसको वायु का संरक्षण करते हैं। ये इस प्रकार हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसी को लेकर हम लोगों का पूरा जीवन शैली इसी पर ही घूमते हैं। और सिर्फ ये पूरा धरती में मानव के लिए ही नहीं, कई सारे लाखों लाख और जीव जंतुओं के लिए भी है यही धरती है। तो उसके लिए हम सभी जीव जंतुओं को बचाना होगा, जिसमें जो है पादप से लेकर वो जीव जंतुओं को लेकर। हम थोड़ा सा गांव और शहर दोनों की बात कर लेते हैं। हम पटना में रह रहे हैं, अमूमन जो दर्शक हैं हमारे वो इसे समझने की कोशिश करेंगे जी कि तारामंडल है या बाकी जगहों पे एक बोर्ड लगा होता है जी, तो उसमें देता है कि वायु प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर से भी ज़्यादा है। हाँ जी। तो लोग तो अमूमन सड़कों पे चलते हैं, लेकिन उसका स्लोली प्रभाव, धीरे धीरे प्रभाव उनके जीवन पर होता है। हाँ जी। तो वो आखिर कैसे, क्यों हो रहा है और उसे नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, जैसे वायु प्रदूषण का जब बात करते हैं, वायु प्रदूषण का कई प्रकार का स्रोत होते हैं और स्रोत में जब वायु का प्रदूषित हो जाती है वो उस जगह पे तो रहता नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूस फ्लो में रहते हैं। तो उसको पर्टिकुलर विशेषकर किसी एक शहर के क्षेत्र के अंदर वायु की गुणवत्ता कैसे है, इसको नापने के लिए कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, जो उसका बोलते हैं कि वायु गुणवत्ता मापक यंत्र, उसका स्टेशन कहते हैं, परिवेशीय वायु गुणवत्ता केंद्र वो उसका बोलते हैं।
उसके तहत हम लोग का करीब करीब 16 पैरामीटर का हम लोगों ने टेस्ट करते हैं कि इसमें वाहन से उत्सर्जित होने वाले गैसों का मात्रा कितने होते हैं और औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित होने वाले कितने होते हैं। उसका एक मानक तय किया हुआ रहते हैं, वो भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। उसमें उस मानक के अंदर होने पर सेहत के लिए वो अच्छे माने जाते हैं, उस मानक से ऊपर होने पर वो सेहत का डिफरेंट लेवल में वो फिक्स किया हुआ रहता है। उसमें जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसमें मानव का सेहत को वो अफेक्ट करता है। मानव का ही नहीं, सभी तरह का जीव जंतुओं को भी अफेक्ट करने लगती है। इसमें पटना का खास करके देखा जाएगा, वो विशेषकर जाड़े के टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय जो मिक्सिंग हाइट बोलते हैं, पोल्यूशन का सोर्स से जैसे ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो वायुमंडल में, वो ठंडा मौसम के चलते वो ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होते हैं। हवा का स्पीड उस सीज़न में कम रहते हैं, इसलिए वो कैरी ओवर नहीं हो पाती है, ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होता है। इसके चलते ज़्यादा मानक वो उसमें वो रीडिंग ज़्यादा आती है। पुरानी गाड़ियों की वजह से भी पटना का जो वायु प्रदूषण हाइट पे जाता है जी, तो उद्योग वगैरह तो इधर है नहीं उतना जी, लेकिन यहाँ जो प्रॉपर है वो क्या पुरानी गाड़ियों की वजह से या ज़्यादातर तो जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसी की वजह से हम एसी लगाए हुए हैं, बाकी चीज़ हैं, हालांकि 5 स्टार और 3 स्टार एसी की बात की जाती है, तो क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी बात हम 7th 8th 9th में पढ़ा करते थे, यहाँ किस चीज़ की भूमिका खास करके राजधानी में ज़्यादा है वायु प्रदूषण में? सबसे ज़्यादा पटना में वायु प्रदूषण का मुख्य कारक के रूप में रोड डस्ट को वो पाया जा रहा है। और रोड डस्ट का आता कहाँ से? उसका सोर्स है यहाँ का इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में अवस्थित है बिहार राज्य, और वहाँ यहाँ का सिल्टी लोम सॉइल, बहुत पाउडरी सॉइल वो मिट्टी होते हैं, उस प्रकार का नेचर का, वो इसीलिए हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, बहुत दूर तक चलता है। ज़्यादातर मतलब वो जो धूलकण है जी, उसकी वजह से ऐसा होता है। धूलकण ही ज़्यादा मात्रा को, मतलब हम लोग का वो वायु का गुणवत्ता को खराब कर दे रहा है। सर, इसी से संबंधित हम अभी एक आपको पर्यावरण से ही संबंधित एक कहानी देख लेते हैं, एक स्टोरी देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम दर्शकों के साथ रूबरू होंगे। हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण। हमारे आसपास मौजूद हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य इत्यादि सभी पर्यावरण का ही अंग हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि सभी सजीवों और उनसे संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। हरे भरे लहलहाते खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़, आसमान में कलरव करते पक्षी, जंगलों में विचरण करते जीव जंतु और बहती हुई नदियाँ, ये सभी जो हमारे मन में मनोरम एहसास करवाते हैं, ये सभी पर्यावरण का ही अंग हैं। मनुष्य इन्हीं प्राकृतिक धरोहरों के बीच अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करता है और बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं और मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पर्यावरण का भरपूर शोषण शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण पर्यावरण में संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि, जल, वायु आदि तत्वों में विकृतियां आने लगती हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसे सम्मिलित रूप में पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। और इसे कम करने या रोकने की प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। पर्यावरण और प्राणी दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए हमें अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित और जीवन के अनुकूल बनाए रखने की आवश्यकता है। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण ये समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए हर एक मानव को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने से ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि ये एक इंसान और एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है।
जिसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जन जागरूकता की आवश्यकता है। सामूहिक चेतना का उपयोग करके पर्यावरण की स्थिरता पर अपना ध्यान आकर्षित करना होगा और साथ ही उन संसाधनों और उत्पादों का प्रयोग भी कम करना होगा जिससे पर्यावरणीय गिरावटें आती हैं। हमें वनों का संरक्षण करना होगा, पौधारोपण की मुहिम चलानी होगी, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, बढ़ती हुई गाड़ियों के धुएं और कारखानों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने होंगे और साथ ही लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी और ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जो पर्यावरण के अनुकूल हो। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक पौधारोपण को बढ़ावा दें ताकि आने वाले समय में हमें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यानी हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना उतना ही आवश्यक है जितना हमें अपने आप को। पर्यावरण से ही हमें वो सभी चीजें उपलब्ध होती हैं जिसका इस्तेमाल करके मानव जाति जीवित और सुखदायी जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का यह दायित्व है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे और इसे प्रदूषित होने से बचाए रखे, साथ ही प्रदूषण को रोकने के उपायों पर अमल करें। तो आएं मिलकर ये कसम खाएं कि प्रदूषण को हम दूर भगाएं। आप देख रहे थे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक स्टोरी। अब फिर हम सुब्रमण्य चंद्रशेखर जी से बात करते हैं। सर, आपने डस्ट की बात की। हाँ जी। कि सड़क के डस्ट की वजह से पटना में वायु प्रदूषण ज़्यादा है जी। क्या आप राजधानी अगर थोड़ा सा अलग होते हैं, हम गांव चले जाते हैं, तो क्या प्रदूषण की मात्रा इतनी ही रहती है? इतना ही रहती है। अभी इसके पूर्व हम लोग 2 साल के पहले तक मात्र 3 शहर में ही हम लोग ये मॉनिटरिंग स्टेशन लगा के वो उसका अनुश्रवण होते थे। अब हो के करीब 35 लोकेशन स्टेशंस, मॉनिटरिंग स्टेशंस पूरे स्टेट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके लोकेट किया है। उसका 2 साल का आंकड़ों का मुताबिक जो हमको जो पता चल रहे हैं, ये समस्या पूरा एंटायर बिहार में है। इसका मुख्य कारण यहाँ का मिट्टी का वो प्रकृति उस तरह का है उसका कि बहुत हल्का होते हैं, इसीलिए वो हवा में चले जाते हैं। जैसे गाड़ियों चलते हैं तो फिर और दूर तक भी चलते रहते हैं, और रोड में जब भी डिपॉजिट होते हैं गाड़ियों को मूवमेंट से बार बार वो हवा में रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ अगल बगल के राज्यों से भी वो हवा में आते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग का बिहार में डोमिनेंट विंड डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ वेस्टर्ली, जो वो उत्तर पश्चिम तरफ का हवा ज़्यादा होते हैं। तो उससे यूपी जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी से भी कुछ आते हैं। करीब करीब 40% का यहाँ का वायु प्रदूषण का अनुपात बाहर से भी है। इसलिए ये जो है मतलब वो विंड से ही कैरी ऑन होता है, विंड से कैरी ऑन गांव तक पहुंच रहा है। जी। और कुछ ऐसे भी हैं वो वहाँ एक गैसियस रूप में, वो गैस के रूप में हवा में आ जाते हैं, और यहाँ का लोकल कुछ और गैसेस जो होते हैं वो दोनों रिएक्ट करने पर वो डस्ट का एक माइन्यूट डस्ट जो PM 2.5 कहते हैं, जी। और PM 10 है, उसका PM 10 और PM 2. मतलब उसका साइज़ का, माइक्रोन साइज़ का, माइक्रोमीटर पर मीटर क्यूब पर होती है। तो उसका वो गैसियस 2 गैस रिएक्ट करके भी जो है PM 2.5 का रूप ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिट्टी के तरह मिट्टी से ही होते हैं, गैसियस पोल्यूशन से भी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि जैसे आपने कहा कि ग्रामीण सुदूर ग्रामीण इलाकों में होता है, तो वहाँ तो पेड़ भी है जी, तालाब भी है जी, बाकी चीज़ें भी हैं। हाँ वो मतलब हाँ, हालांकि उतना नहीं, गाड़ियों की पहुंच वहीं तक, वहाँ तक भी है। सड़कें जो गांव की है उसमें डस्ट ज़्यादा है, लेकिन गाड़ियों की जो आवाजाही है वो उतनी नहीं जी। तो ये तो विंड की वजह से वहाँ सुदूर गांव के लोग भी अब इस मामले में सतर्क हो जाएं कि आपके यहाँ भी प्रदूषण वायु के माध्यम से आप तक पहुँच रही है। जी बिल्कुल। तो आखिर इसे रोका कैसे जाए? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने से एक वो उसको उस पर डिपॉजिट होने लगते हैं। दूसरा, जहाँ भी कोई भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह, भवन का निर्माण होते हैं, उसको ढक के करें। भवन के लिए जो भी सामग्री यूज़ होते हैं उसको जहाँ ले आते हैं उस समय गाड़ियों में ढक के ले आएँ। जहाँ रखा जाता है उसको भी ढक के ही रखें, चाहे सीमेंट हो
बालू हो, गिट्टी हो या और मिट्टी हो, हर तरह का ईटा हो, सब चीज़ का ढक के ही रखना एक होते हैं। और जहाँ कोई काम करते हैं चारों तरफ पूर्वजों के द्वारा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में पानी का छिड़काव की जाती थी जी। हाँ, उस तरह का वो अभी वो खत्म हो चुका है वो आदत। वो अभी फिर से हम लोग सुबह सुबह पानी छिड़काव कर लेते हैं, वो डस्ट वहाँ सेटल हो जाती है। ये सब अब हम लोग तो सिर्फ घर में अपना पोछा लगाते हैं, हाँ जी, उसके बाद बाहर से कोई मतलब नहीं, सड़क पे वैसे ही जी चीज़ें चलती हैं। हम जितना अगर पानी छिड़काव किए बिना हम लोग वो डस्टिंग करते रहेंगे, पोछा लगाते रहेंगे, फिर बार बार धूल अंदर आते रहेगा। अच्छा, हम एक चीज़ ये समझना चाह रहे थे कि सरकार काफ़ी पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने काम पे जोर लगाए हुए है, लोगों के बीच जागरूकता भी है, फैलाती है स्टूडेंट्स को, और ये हम तो पाठ्यक्रम में है कि हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें। नीतीश कुमार की सरकार ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम चलाया, हाँ जी, ताकि तालाब, सोख्ता, पानी का संरक्षण कैसे हो जी, पेड़ों का लगाना, ये बाकी चीज़ ये सरकार के तरफ से की जा रही है। क्या उसका कोई इम्पैक्ट प्रदूषण नियंत्रण पे बन पा रहा है? जी बिल्कुल। जो है जल जीवन हरियाली मिशन, ये मिशन का शुरुआत ही ऐसे हुआ था वर्ष 2019 में। वो ओवर हीट, एक्सेस हीट के चलते बहुत लोग प्रभावित हुए थे 2019 में, विशेषकर दक्षिण बिहार के मगध प्रमंडल के क्षेत्रों में। उसका प्रभाव को देखने के बाद ही सरकार के द्वारा दोनों सदन एक साथ बैठक करके जल जीवन हरियाली मिशन का शुरुआत किया था। ये 3 साल का कार्यक्रम था। इसमें कुल मिला के 11 विभागों का जो कल्याणकारी योजनाओं को एक साथ उसको कन्वर्ज करा के वो किया गया था, जिसका लगभग 24,500 करोड़ का उसमें खर्चा किया गया, उसमें व्यय किया गया था। इसमें मुख्यतः जो है तालाबों का जीर्णोद्धार, पुराना तालाबों का नया तालाबों को बनाना था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना था, और जहाँ भी जो है हैंड पंप है वहाँ सोख्ता बनाना था, जंगलों में पेड़ और बढ़ाना था, उसका हरित आवरण को बढ़ाना था, जंगल के बाहर खेतों में जो है कृषि वानिकी के रूप में उसमें हरित आवरण को बढ़ाना था, और जंगल क्षेत्रों में जो है उसका वाटरशेड के रूप में जो है उसको सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन कहा जाता है, उसको करना है जी। इसका सकारात्मक प्रभाव विशेषकर वो जो है दक्षिण बिहार में ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आया है। वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का प्रत्येक वर्ष जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस असेसमेंट रिपोर्ट, एक सर्वे करके रिपोर्ट आते हैं, जिसमें भारत सरकार के और राज्य सरकार के लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों दोनों मिलके एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं। उसके आंकड़ों के मुताबिक इसमें सकारात्मक कुछ प्रभाव दिख रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे करने का भी ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है, खास करके पटना में बहुत अलार्मिंग है और इसे सतर्क होने की ज़रूरत है। यहाँ तो कभी कभी जब आंकड़े सामने आ रहे हैं जो जिला वाइज या प्रखंड वाइज ऐसा दिख रहा है कि पानी वाटर लेवल जो है वो कितना नीचे गया, तो पटना का लेवल अलार्मिंग है। जी बिल्कुल अलार्मिंग है। वर्ष 2020 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का, जिसमें राज्य सरकार के भी वो लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी मिलके किए हैं, उसके मुताबिक पटना का फुलवारी शरीफ, कगौल सेमी क्रिटिकल स्टेज में था। कुल 4 तरह का मेजर उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, सेफ, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉइटेड। उसमें सेमी क्रिटिकल के रूप में 2 प्रखंड था और संपतचक वगैरह था, जहाँ कुछ उद्योग वगैरह की संख्या ज़्यादा है, और 2021 में नहीं किया गया था, 2022 में किया गया है। 2022 का आंकड़ा में जब देखा जा रहा है, पूरा एंटायर पटना ओवर एक्सप्लॉइटेड में कैटेगराइज किया हुआ है। सर पटना की बात तो ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि आखिर पटना से बिहार के किन किन जिलों में जो है वाटर लेवल अलार्मिंग है और वहाँ के लोगों को सतर्क होना चाहिए, और सरकार वहाँ क्या काम कर रही है? हाँ जी, पटना के अलावे हम लोग अलार्मिंग सिचुएशन देखा जा रहा है गया में, जहानाबाद, बिहार शरीफ, वैशाली, दरभंगा, ये सब जिलों में वाटर टेबल बहुत तेज़ी से इसका नीचे जा रहा है, भूजल का स्तर जो है, और इस पर सरकार का बहुत तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें तो जो है एक सबसे महत्वाकांक्षी एक
योजना नहीं कहेंगे, ये मिशन है बिहार सरकार का कि जल जीवन हरियाली मिशन, जो वर्ष 2019 में किया गया था। इसके तहत जो है जंगलों में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जंगल के बाहर भी खेतों में कृषि वानिकी के तहत पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, हरित आवरण को बढ़ाई जाती है, और जहाँ जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का है वो उसका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पॉइंट्स बनाई जा रही है, और पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार की जाती है, नए तालाबों बनाई जा रही है। मनरेगा के तहत भी इसमें कई सारे इस तरह का वाटर कंजर्वेशन का, जल संरक्षण का कार्य की जा रही है। और जहाँ भी हैंड पंप्स रहते हैं उसमें भी बहुत पानियाँ वेस्ट होते हैं, उसका भी सोख्ता बना के उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए की जाती है। यही सब है बहुत। और वाटरशेड डेवलपमेंट के रूप में एक बहुत बड़ा सा एक कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलते हैं भारत सरकार का। साथ साथ बिहार सरकार का भी जो है वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड लेवल पर जंगलों में जहाँ से नदियाँ वो नालाओं शुरू होती है उसका भी जो है वहीं से पानी का संरक्षण का कार्य शुरू करके हम लोग हर चापाकल तक वो करने का राज्य सरकार का जैसे ठीक है सर, इसमें योजना। हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे पटना में तो एक तरफ गंगा है, हाजीपुर और गंडक है, तो यहाँ अगर गंगा है तो फिर वाटर लेवल नीचे क्यों जा रहा है? यहाँ तो एक बड़ी नदी है। हाँ जी, ये इसका नदी और उसके बगल का भूभाग का एक कनेक्टिविटी रहते हैं इंटरनली। वो उसका कभी नदी डाउन वाटर लेवल नीचे जाने पर भूभाग की तरफ से वो उसका एक्वीफर्स उसको रिचार्ज करती है, उसका सबसरफेस एक्वीफर्स जो होते हैं उसकी। और जहाँ यहाँ भूभाग में जब वो उसका लैंड में वो उसका वाटर लेवल नीचे जाते हैं तो नदी से उसका वो रिचार्ज करते थे। अब हो के जो है उसका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो उसका एक क्ले का एक परत बना हुआ है, जिसके चलते वो सभी ऊपर का जो भी वाटर का जल जमाव जो रहते हैं वो पूरा का पूरा नीचे जाके ग्राउंड वाटर को, एक्वीफर को रिचार्ज नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो है हाजीपुर जैसे ब्लॉक जो ओवर एक्सप्लॉइटेड के रूप में है, एक तरफ गंडक दूसरी तरफ गंगा जी है, तो ये रहते हुए भी रिचार्ज नहीं होने का मुख्य वजह ये है। इसके लिए ज़रूरी है ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज सिस्टम चाहिए। रिचार्ज, क्योंकि एक मिट्टी का परत बना हुआ है जी जी, जिसकी वजह से वो पानी अंदर नहीं जा रहा है। हाँ जी, इसके लिए टेक्निक्स है हाउ टू रिचार्ज वो करके, उसमें जो है एक ट्यूबवेल टाइप का बना के उसमें जो भी रेन वाटर हो या शुद्ध पानी हो उसको अंदर जाने का व्यवस्था की जाती है। जो साफ पानी अंदर जाता है तो उससे जो है भूजल का स्तर ऊपर बढ़ता है। जितने शहर हैं या गांव में भी हम देखते हैं कि अब तो कंक्रीट का ही मकान बन रहा है जी, और कंक्रीट के जंगलों के बीच ही हम रह रहे हैं जी। तो क्या ये तमाम जो बड़े बड़े जो कंक्रीट के इमारत तैयार हो रहे हैं, अपार्टमेंट, उनमें कोई स्पेशल बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कोई है कि आप इतना % छोड़ दें, आप जंगल लगाएं पानी के लिए, ये व्यवस्था करें, ऐसा कुछ है? औद्योगिक इकाइयों के लिए जब पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है उसमें 33% का जो अपना परिसर के अंदर वो हरित आवरण को बना के रखने का एक शर्त लगाई जाती है। साथ साथ जो है ग्राउंड वाटर एक्वीफर का रिचार्जिंग पॉइंट वो अनिवार्य रूप से करने का हम लोगों के तरफ से जब भी उसका स्थापनात् सहमति या संचालनात् सहमति दी जाती है जी, उसमें हम लोग मुख्य रूप से एक शर्त के रूप में इसको दी जाती है, और समय समय पर उसका हम लोग अनुश्रवण भी करके सुनिश्चित करते हैं ये काम किया गया है कि नहीं किया गया। ये राज्य सरकार के साथ साथ भारत सरकार के भी पदाधिकारी औचक निरीक्षण भी करते हैं। लेकिन आवासीय क्षेत्र के लिए इस तरह का कोई मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, लेकिन 20,000 वर्ग मीटर और उससे ऊपर का कोई आवासीय अगर भवन भी अगर बनती है उसके लिए पर्यावरण स्वीकृति अनिवार्य किया हुआ है। वो उसके तहत हम लोग उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज का पॉइंट्स मैंडेटरी किया हुआ रहता है, और उसमें 80 वर्ग मीटर के लिए एक पेड़ वहाँ लगाना अनिवार्य है। ये भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अभी इन मतलब इमारतों के लिए कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है जिसमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए? जी, इसका हर मकान का भी वो भूमिका रहती है, वो भूजल स्तर को वो बचाने के लिए। उसके तहत वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी किया हुआ रहता है, लेकिन सभी मकान के लिए नहीं। वैसे मकान जो 20,000 वर्ग मीटर और उससे ऊपर के रहते हैं, आजकल जो पटना में देखे जाते हैं उस तरह का मकान ज़्यादा आ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है जी। जितना वर्टिकल हम लोग हैबिटेशन बढ़ते हैं उतना नीचे से पानी का दोहन भी होते हैं, दोहन होता है। हाँ, तो उतने हम लोगों का ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट तब हो जाती है।
इसलिए हम लोग जो है चाहे औद्योगिक व्यावसायिक कार्य के लिए करते हों या आवासीय कार्य के लिए करते हों, उसको जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उसको करते हैं। एक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने अपने नीति के अनुसार वो 20,000 वर्ग मीटर के नीचे 5,000 वर्ग मीटर तक का जो कुछ वो आपका कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स जो होते हैं, व्यावसायिक कार्य के लिए कोई भी मकान या कोई भवन बनती है, उसमें ये सारे प्रदूषण नियंत्रण का जल का संरक्षण प्रयोजन होता है। ये उपायों को अपनाने के लिए अनिवार्य रूप से शर्त लगा के हम लोगों ने उसको लागू किया। ये थे हमारे डीडी न्यूज़ बिहार के खास कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन के हमारे अतिथि। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए। अब फिर किसी कार्यक्रम में हम आपके साथ रूबरू होंगे और एक नए गेस्ट के साथ, नए अतिथि के साथ आपको आपके लिए जानकारी की चीज़ें लेकर उपस्थित हों। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।